नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे नवमांश कुंडली को। तो नवमांश कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नवमांश कुंडली जैसे D1 लग्न चार्ट होता है, वैसे ही D9 यानी नवमांश कुंडली होती है। और आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे तो नवमांश कुंडली होती ही है। इवन जो हैंड रिटन कुंडलियाँ होती है उसमें भी आप देखोगे कि चंद्र कुंडली होगी, D1 लग्न कुंडली होगी और नवमांश कुंडली होगी। नवमांश कुंडली इसलिए रहता है क्योंकि हम शादी और रिलेशनशिप उसके लिए देखते हैं। वैसे आप दूसरी चीज़ों के लिए भी कंफर्मेशन के लिए उसमें देख सकते हैं। कोई भी योग अगर लग्न कुंडली में है, अगर वो नवमांश में भी है तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे लग्न कुंडली होती है वैसे ही नवमांश कुंडली होती है। उसमें भी 12 घर रहते हैं, 12 राशियाँ रहती हैं और हर एक जो भाव होता है उसका एक सिग्निफिकेंस रहता है। नवमांश कुंडली में एक सिग्निफिकेंस होता है जब आप विवाह से संबंधित चीज़ें देखते हो। तो आज हम वही देखेंगे कि जो नवमांश कुंडली है उसमें जो भाव होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्या है उनका सिग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम नवमांश कुंडली की बात कर रहे हैं, लग्न कुंडली की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे लग्न कुंडली में लग्न होता है या फर्स्ट हाउस पहला भाव होता है जो लग्न होता है, वैसे ही नवमांश कुंडली में भी लग्न होता है। और शादी के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब लग्न बली होगा और लग्न का स्वामी भी बली होगा तो ये मैरिज ज़रूर देगा, मतलब शादी होगी ही होगी। प्रॉमिस के लिए आप देख सकते हो। उसी तरह से दूसरा भाव लग्न कुंडली में वेल्थ का होता है। तो यहाँ पर भी शादी में वेल्थ और स्पीच, उसका भाव शादी के संबंध में दूसरा भाव होता है नवमांश का। स्पाउस की जो आयु है वो भी दिखाता है। और जो दूसरा भाव अगर एफ्लिक्टेड है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर ये टेंशन दिलाता है। ये क्या दिखाता है, ये मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं है, टेंशन चल रहा है, ये ऐसा दिखाता है। फिर आता है तीसरा भाव। अब ये तीसरा भाव लग्न कुंडली में भी एफर्ट का है, तो उसी तरह से तीसरा भाव नवमांश कुंडली में भी एफर्ट दिखाता है। एफर्ट किस चीज़ के लिए आप एफर्ट करोगे, अपनी शादी को अच्छी तरह से चलते रहने के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हो या कितना एफर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर मेलेफिक रहेगा तो भी चलता है, मेलेफिक रहेगा तो वो ये दिखाएगा कि शादी चलाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन मेलेफिक रहेगा तो ऐसा भी है कि एफर्ट लगाने की क्षमता भी होगी। यहीं पे यहाँ पर बेनिफिक है तो फिर इतना एफर्ट लगेगा नहीं सस्टेनेंस ऑफ मैरिज के लिए। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि बेनिफिक रहेगा तो आदमी मतलब ज़्यादा केयर नहीं करता है, मतलब बिंदास हो जाता है, ध्यान ही नहीं देता है, मतलब चलेगा ही, कुछ चिंता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा उसके कारण फिर थोड़ा एक तरह का दूरी आ जाती है। चौथा भाव, अब नवमांश कुंडली का जो चौथा भाव है वो क्या दिखाता है, जैसे लग्न कुंडली का चौथा भाव हैप्पीनेस दिखाता है, सुख दिखाता है, उसी तरह से मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस कितना है वो दिखाता है।
इस शादी को दोनों लोग कितना मज़ा ले रहे हैं उस शादी का, वो दिखाता है। अब राहु केतु जैसा अगर मैलेफिक आ गया तो फिर वो हैप्पीनेस हैप्पीनेस नहीं दिखाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हैप्पीनेस है ही नहीं, हैप्पीनेस रहेगा भी, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि हैप्पीनेस है कि नहीं है, इस तरह का है। पांचवा भाव, अब नवमांश कुंडली में पांचवा भाव, नवमांश कुंडली में पांचवा भाव दिखाता है इंटेलिजेंस। किस तरह का इंटेलिजेंस? मैरिड लाइफ में इंटेलिजेंस। तो अपने शादी की तरफ जो थॉट प्रोसेस है उसको दिखाता है। अगर एफ्लिक्टेड है फिफ्थ हाउस, तो उसमें इंटेंशन जो है खराब दिखाते हैं। और क्या शादी खराब करने की इंटेंशन है या उस तरह का मतलब दिमाग चल रहा है, और बेनिफिक रहेगा तो अच्छा है। इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं होती फिर। यही हम छठा भाव लें, छठा भाव दुश्मन और कन्फ्लिक्ट्स का होता है। उसी तरह से इसमें भी प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट जो शादी के अंदर पाए जाएंगे, जो फेस करना पड़ेगा, उसको दिखाता है। अगर बली है छठा भाव तो शादी की लाइफ, मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। सातवां भाव, सातवां भाव अपने मैरिज के पार्टनर को दिखाता है, स्पाउस को दिखाता है। अच्छा लाइफ पार्टनर है, किस तरह का है, क्या वो दिखने में अच्छा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है स्पाउस का। आठवां भाव, आठवां भाव शादी की लॉन्जिविटी। ठीक है, शादी की आयु को दिखाता है। जैसे लग्न कुंडली में आठवां भाव आयु दिखाता है, जातक की आयु को दिखाता है, तो यहाँ शादी की आयु को। एक्सीडेंट भी दिखाता है, अकस्मात अचानक कुछ होता है वो दिखाता है, और सीक्रेट रिलेशनशिप भी दिखाता है जो शादी के बाहर चलता रहेगा, वो भी दिखाता है। ठीक है। नवा भाव, नवा भाव धर्म का, तो शादी के धार्मिक भाव को दिखाता है, धार्मिक एस्पेक्ट को दिखाता है। अगर वहाँ मेलेफिक है या त्रिक भाव के 6, 8, 12 के स्वामी बैठ गए तो ट्रस्ट जो है इतना रहता नहीं है शादी में, एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहता है। मतलब कैसा है कि शादी को धर्म मानते हो क्या तुम? शादी निभाना मतलब एक धर्म, अगर धार्मिक तरीके से मानते हो तो फिर बहुत ट्रस्ट रहेगा, लॉयल्टी रहेगी, तो उस तरह का नहीं रह जाए। 10वां भाव, 10वां भाव दिखाता है एक्शंस, कर्म, शादी से रिलेटेड कर्म। और अगर बेनिफिक है उधर तो शुभ कार्य दिखाता है शादी के से रिलेटेड, जो अपना कर्तव्य है शादी के प्रति वो सब करेंगे। वही मैलेफिक रहेगा, पाप ग्रह है, पाप दृष्टि है, एफ्लिक्टेड है, तो फिर कुछ ना कुछ उल्टे सुलटे काम करेंगे जो उस शादी में। ठीक है, शादी टूटेगी ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह के कुछ रहेगा। 11वां भाव, 11वां भाव दिखाता है लस्ट, तो शादी में स्पाउस की डिमांड। अगर मैलेफिक है तो ऐसा स्पाउस मिलेगा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी रहेंगे उनके। ठीक है, सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए।
12वां भाव, नवमांश का 12वां भाव लॉस, सेपरेशन, आइसोलेशन, अकेलापन। सेक्सुअल प्लेजर को भी दिखाता है 12वां भाव। तो फुलफिलमेंट होता है कि नहीं होता है, सेक्सुअल प्लेजर का फुलफिलमेंट होता है कि नहीं। अगर अफ्लिक्टेड है, मेलेफिक है उधर, तो कमी हो आएगी सेक्सुअल डिज़ायर्स में, या सेक्सुअल प्लेजर में कमी आएगी। ठीक है, ये बेड प्लेजर में कमी आएगी। तो ये आपने देखा 12 के 12 भाव, नवमांश के 12 भाव क्या दिखाते हैं। लग्न कुंडली के 12 भाव तो आपको पता ही है। उसी तरह से नवमांश के 12 भाव ये दिखाते हैं।